मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5। ये यूनिट 2 के अंतर्गत आता है। किस यूनिट के अंतर्गत आता है? 2। ये पार्ट 1 वीडियो है। यहाँ पे पार्ट 1 हम लिख देते हैं, जो पार्ट 1 रहता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से। तो इस यूनिट का नाम है आनुवांशिकता। यूनिट का क्या नाम है? आनुवांशिकता। इट मीन्स जेनेटिक्स। देखिए, ये जो क्लास 12th का सेकेंड यूनिट जेनेटिक्स है, इस यूनिट से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो 12th का एग्ज़ाम हो या AIPMT हो या नीट हो या किसी भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा कम्पिटिटिव लेवल का, तो सबसे अधिक क्वेश्चन जेनेटिक्स से ही रहता है। अगर यदि आप पूरा बायो को पढ़ लिए, पूरा बायोलॉजी को पढ़ लिए, अगर यदि आपको जेनेटिक्स का ज्ञान नहीं है तो इट मीन्स आपको कुछ भी नहीं जानते हैं जेनेटिक्स में, यानी बायोलॉजी में आप जीरो है। यानी कि जेनेटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। ये जेनेटिक्स जो है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है। ये चैप्टर पढ़ने में बहुत ही अपना लोग को एंजॉय आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो पूरी मज़ा के साथ पढ़ेंगे इस चैप्टर को अपना लोग, जेनेटिक्स को। तो ये जो जेनेटिक्स है, देखिए ये जेनेटिक्स होती क्या है, तो अपना लोग इसको जानेंगे कैसे माता पिता से बच्चे में कैरेक्टर्स आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं। अपना लोग कह देते हैं कि ये लड़का देखो, ये लड़का ये अपने माता के समान है, वो लड़की देखो वो अपने मम्मी के समान है। आखिर में ये होता कैसे है, उसी के बारे में आप आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी माता पिता के समान बच्चे कैसे चले जाते हैं, यानी माता पिता से बच्चे में कैसे लक्षण चले जाते हैं, उसी का अध्ययन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए हम समझते हैं जेनेटिक्स को। तो देखिए, ये जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं दो शब्द को। किसको? दो शब्द को। पहला है वंशागति या अनुवांशिकता। ये वंशागति या अनुवांशिकता क्या होती है, तो फर्स्ट इसको जानिए, वंशागति या अनुवांशिकता। हेरेडिटी एंड इनहेरिटेंस। देखिए, अनुवांशिक लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। अनुवांशिक लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी जब स्थानांतरण होता है तो उसी को अपना लोग कहते हैं वंशागति। क्या कहते हैं? वंशागति। वंशागति कहने का मतलब कोई भी जो कैरेक्टर्स है, कोई भी जो लक्षण है, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वंशागति। ये जाता कैसे है लक्षण, तो ये रिप्रोडक्शन से जाता है। रिप्रोडक्शन के दौरान क्रोमोसोम होते हैं, वो क्रोमोसोम क्या करते हैं, तो एक माता से और पिता से, दोनों से लक्षण लेकर के संतान में आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं देखते हैं आगे। दूसरा जो इसमें टॉपिक है पढ़ने के लिए वो है विभिन्नता, विभिन्नताएं, वेरिएशन। क्या है? विभिन्नताएं, वेरिएशन। ये विभिन्नताएं, वेरिएशन क्या होती है, तो इसको हम बता चुके हैं आप लोग को 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, बायोडाइवर्सिटी। एक वीडियो हम बना के इसी यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, बायोडाइवर्सिटी। अगर यदि किसी को समझने में परेशानियां हो रही है तो वो इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद वो वीडियो अवश्य जाके देखें, बायोडाइवर्सिटी वीडियो को। ये अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, ये विभिन्नता, वेरिएशन, मतलब जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं अपने लोग, तो विभिन्नता कहते हैं। ये विभिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, तो देखिए, ये जो विभिन्नता उत्पन्न होती है ये DNA से उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? DNA से। यानी DNA क्या करते हैं, तो विभिन्नता लाते हैं। क्या करते हैं? विभिन्नता लाते हैं। वो कैसे लाते हैं DNA विभिन्नता, उसको जरा सा जानिए। तो अपने लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन। क्या पढ़े थे? रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन दो टाइप का था, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, और दूसरा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। तो एक क्या था? लैंगिक जनन, और दूसरा था अलैंगिक जनन। तो उसी लैंगिक जनन में क्या होती है, तो वेरिएशन आ जाते हैं, विभिन्नता आ जाती है। कैसे आते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ समझिए। जैसे देखिए, मेल और क्या होंगे, फीमेल होंगे।
अब मेल से क्या निकलते हैं, स्पर्म निकलते हैं, और फीमेल से क्या निकलते हैं, ओवम निकलते हैं। ये स्पर्म, ये जो स्पर्म है और ये जो ओवम है, ये दोनों जाके फ्यूज होते हैं, यानी दोनों जाके मिलते हैं, तो क्या बनता है अपना, जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट बनता है। यानी मेल फीमेल के क्या हुए, स्पर्म और ओवम के मिलने से जायगोट बने। ये जो जायगोट बने तो इसमें मेल का भी कुछ कैरेक्टर है और फीमेल का भी कुछ कैरेक्टर है। तो आप जानिए मेल में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़े। फीमेल में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़े। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम के ऊपर होता है बैठा हुआ डीएनए, इट मीन्स जीन। क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, तो जीन होता है। वही जीन जब रिप्रोडक्शन होते हैं उस समय में वे जीन निकल करके चले आते हैं कहाँ पे, जायगोट में। कहाँ से निकलता है, इस जायगोट में उनके माता और पिता दोनों के कैरेक्टर्स है, इट मीन्स दोनों के डीएनए है, इट मीन्स दोनों के जीन है। अब जब ये दोनों के जीन है तो इसमें क्या होंगे, तो कुछ माता के कैरेक्टर आएंगे और कुछ पिता के कैरेक्टर आएंगे। इट मीन्स ये हो सकते हैं कि अपने माता पिता के समान कुछ परसेंट हो सकते हैं। तो देखिए मान के चलिए कि आपके पापा लंबे थे और आप 2 भाई हैं। एक भाई क्या हुए, बहुत लंबे हो गए और एक भाई बहुत छोटे हो गए। तो इनका मतलब क्या हुआ, क्या आप अपने भाई के समान हैं? हम जुड़वा की बात नहीं कर रहे हैं, ट्विंस वो अलग होता है, उनके लिए एक हम वीडियो बना देंगे आप लोग को, सेपरेट वीडियो ट्विंस के लिए। आप जो वो जो आपके भाई है, क्या आप अपने भाई के हूबहू हम शकल है? तो नहीं, कुछ ना कुछ परसेंट आप उससे डिफरेंट है। ये बालों का रंग, त्वचा का रंग, ये आंखों की रंग, ये सब क्या है, तो ये सब विभिन्नता है। उसमें आप में और उनमें कुछ ना कुछ विभिन्नता है। इसे ही अपना लोग कहते हैं वेरिएशन, विभिन्नता। तो ये जो वेरिएशन होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। लेकिन अपना लोग पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें वेरिएशन नहीं में होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, तो ये कोई अमीबा था, ये अपने ही जैसा यही सेल टूट करके 2 भागों में बट जाते थे। तो यहाँ से कैसे वेरिएशन उत्पन्न होगा? कभी वेरिएशन उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी हूबहू इसके समान हो जाएंगे। तो उसके लिए हम इस टर्म यूज किए थे कोलोन। क्या यूज किए थे? कोलोन को। तो ये देखिए, तो इस तरह से इसमें क्या हुआ, विभिन्नता आ गया, वेरिएशन आ गया। इसी वेरिएशन को अपना लोग कहते हैं विभिन्नता। तो इसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ परसेंटेज का विभिन्नता होती है। नेक्स्ट अपना लोग देखते हैं जेनेटिक्स को। किसको देखते हैं? जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी अब कहते किसको होते, ये बात जानिए। यहाँ पे हम शॉर्ट डिफिनेशन एक लिख दिए हैं, वंशागति एवं विभिन्नता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। यानी जहाँ पे वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन किया जाए, जहाँ पे किसका अध्ययन किया जाए, वंशागति और विभिन्नता का अध्ययन किया जाए, उसे हम लोग कहेंगे जेनेटिक्स। या दूसरे टर्म में अगर यदि आपको लॉन्ग डिफिनेशन चाहिए तो आप हम बोल रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी एवं उनमें होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाए, उसे कहते हैं जेनेटिक्स, उसे कहते हैं अनुवांशिकी। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। यानी क्या होता है, लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरण होता है या उसमें जो विभिन्नता होता है, उसका जहां अध्ययन करेंगे उसे कहते हैं अपना लोग क्या, जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। अब देखिए ये जो जेनेटिक्स शब्द है, ये जेनेटिक्स टर्म बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स टर्म गिवन में, यानी जेनेटिक्स टर्म जो है ये किसने दिया? तो देखिए जेनेटिक्स टर्म जो है ये सर्वप्रथम बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी में दिया था। कितना ईस्वी में दिया था? बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1906 ईस्वी में दिया था जेनेटिक टर्म। यानी जेनेटिक टर्म को किसने दिया? तो बैटसन दिया, 1906 ईस्वी में दिया था। एक्सपेरिमेंटल, और जानिए मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर भी यही है, बैटसन। आपको अगर यदि पूछ दे मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स तो क्या बताइएगा? बैटसन। क्या बताइएगा? बैटसन। और देखिए यहां से और क्वेश्चन बनता है, एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी प्रायोगिक अनुवांशिकता का पिता
कौन है? तो प्रायोगिक आनुवंशिकता का जो पिता है वो है मॉर्गन। क्या है? मॉर्गन। मॉर्गन का पूरा नाम है टी.एच. मॉर्गन। क्या नाम है? टी.एच. मॉर्गन। ये मतलब प्रायोगिक आनुवंशिकता के पिता है। जब हम फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें, किसकी बात करें? फादर ऑफ जेनेटिक्स के, तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ तक कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन 10th क्लास में कि जेनेटिक्स आनुवंशिकता के पिता कौन है। इसी को आनुवंशिकी या आनुवंशिकता भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, आनुवंशिकी का जो पिता है, फादर ऑफ जो जेनेटिक्स है, वो है मॉर्गन, मेंडल साहब। कौन है? मेंडल साहब। ये मेंडल साहब सर्वप्रथम बताए थे कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं। मेंडल साहब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपको 1822 ईस्वी में। कब हुए थे? 1822 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु 1884 ईस्वी में हुआ था मेंडल साहब का। कभी कभी ये भी पूछ देते इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, तो ये भी आप जान गए। इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। अगर यदि पूछ दे कहाँ हुआ तो जर्मनी में। और कब हुआ? तो 1822। मृत्यु कब हुई? 1884 ईस्वी में। अब देखिए, मेंडल साहब ने जो प्रयोग किए थे वो प्रयोग किए थे मटर के पौधे पे। अब कौन सा मटर के पौधे? तो उद्यान मटर के पौधे। कौन मटर के पौधे? उद्यान। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि मेंडल साहब ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किए। तो याद रखिएगा, उद्यान मटर के पौधे पर मेंडल साहब ने सर्वप्रथम अपना प्रयोग किए थे। और मेंडल साहब जो प्रयोग किए थे, इनको प्रयोग करते 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 7 साल का समय लग गया था। कितना समय लग गया था? 7 साल तक ये कंटिन्यू प्रयोग किए। 7 साल तक कंटिन्यू प्रयोग किए। कब से कब तक? तो 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी तक इन्होंने कंटिन्यू अपना प्रयोग को जारी रखा और इन्होंने प्रयोग करके एक निष्कर्ष निकाला। और निष्कर्ष निकाल के एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इनको क्या किए? इस एक्सपेरिमेंट को प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इनको एक प्रकाशन क्या किए? उसको प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में इनको प्रकाशित करवाए। लेकिन ये जो उस समय में प्रकाशित करवाए थे मेंडल साहब, तो क्या हुए? तो ये पूर्णतः उस समय में सफल नहीं हुए थे। सफल नहीं हुए। क्यों नहीं सफल हुए? तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन समझिए। मेंडल साहब जो प्रयोग किए थे प्लांट पे, तो इनका अधिकांश प्रयोग सांख्यिकी पे था, एस्थेटिक्स। यानी एस्थेटिक्स अपना लोग मैथ में पढ़ते हैं, और बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट लोग थे उस समय में, उनको उतने मैथमेटिक्स समझ में नहीं आए थे। इनका प्रयोग पढ़े लेकिन उसको समझ में नहीं आए तो इनका प्रयोग को वो नकार दिए। मतलब ये कह दिए कि ये प्रयोग चलने के लायक नहीं है। और क्या, जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे वो इनके प्रयोग को पढ़े ही नहीं। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि उस समय का ये अच्छा प्रकाशन में इन्होंने प्रकाशित करवाए ही नहीं। अच्छा प्रकाशन में नहीं करवाए तो सभी उस प्रकाशन को नहीं पढ़ रहे थे, तो जिनके वजह से इनका प्रयोग प्रकाशन में, अच्छे प्रकाशन में नहीं आने के वजह से इनका प्रयोग पूरा उजागर नहीं हुआ। तो उस समय में ये मेंडल साहब असफल हो गए थे। लेकिन जानिए, इनके मरने के 35 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 35 ईयर, 35 वर्ष बाद इनके मरने के बाद 35 वर्ष बाद जब और सब साइंटिस्ट आए तो प्रयोग किए, जब पढ़े उस प्रयोग को, तो मेंडल साहब जो ये लोग प्रयोग कर रहे थे उसके बारे में मेंडल साहब ने पहले प्रयोग करके वह उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। तो जब ये लोग देखे मेंडल के प्रयोग से और ये लोग अपने प्रयोग से, तो काफ़ी मिलने लगा। तब कहा, अरे ये तो मेंडल साहब पहले बोल के गए हैं, ये मेंडल साहब पहले। तब इनको घोषित किया फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का पिता। कब घोषित किया? इनके मरने के 35 वर्ष बाद इनको घोषित किया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स में। ये आनुवंशिकता का जो पिता है वो मेंडल साहब है, इनको बाद में घोषित किया गया। आप लोग ये बात को जानिए। इन्होंने कितने वर्ष तक प्रयोग किए थे? 7 साल तक। अब इन्होंने जो प्रयोग किए थे मटर के पौधा पर, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये 12th क्लास में तो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है, बार बार दोहराया
बनाया जाता है, बार बार पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा का चयन किया क्यों, या मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के ही पौधे को चुना क्यों, उसमें क्या कारण थे। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का ही पौधा क्यों चयन किया, इसमें क्या खासियत था। तो देखिए इनका आंसर आप लोग कैसे लिखिएगा, बिल्कुल आसान है। आंसर में लिखिएगा कि ये जो पौधे थे ना, ये पौधे बहुवर्षीय होते थे। क्या होते थे, बहुवर्षीय। बहुवर्षीय यानी इस पौधे को किसी भी वर्ष में हम उगा सकते हैं। मटर के पौधे को किसी भी वर्ष में हम उगा सकते हैं, पहला। दूसरा देखिए, दूसरा जो इनका जो मतलब गुण था, वो इस पौधा में जो खासियत था वो था इनके जो पुष्प होते हैं ना, वो द्विलिंगी थे। पुष्प क्या थे, द्विलिंगी या उभयलिंगी हम कह सकते हैं, उभयलिंगी थे। उभयलिंगी कहने का मतलब क्या हुआ, तो इस पर मेल और फीमेल मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प पे थे। स्त्री केसर देखिए, स्त्री केसर और पुंकेसर ये दोनों एक ही पुष्प पे थे। स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों क्या थे, एक ही पुष्प पे थे। तो जिससे क्या होते हैं, आसानी से स्वपरागन हो जाते थे, आसानी से स्वपरागन हो जाते थे। क्यों, क्योंकि स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पुष्प पे उपस्थित थे। किसमें, ये मेंडल। और देखिए ये जो था, ये पौधा आसानी से उद्यान में मतलब आसानी से उद्यान में उगाया जा सकता था। तीसरा क्या बताएं, आसानी से इस पौधा को उगाया जा सकता है। आसानी से इस पौधा को उगाया जा सकता है, पौधा को उगाया जा सकता है। इस पौधा को आसानी से प्रयोग उद्यान में उगाया जा सकता था। और क्या था, तो इनके जो पुष्प थे, फूल थे, वो भिन्न भिन्न कलर में और भिन्न भिन्न लक्षण वाले थे। यानी कोई लंबा था तो कोई नाटा था। यानी अगला जो हो जाएगा, इनका जो पुष्प था, क्या था, पुष्प, वो भिन्न भिन्न कलर में थे। भिन्न पुष्प भिन्न भिन्न कलर में, भिन्न भिन्न कलर में, कलर के थे। ये पुष्प क्या थे, भिन्न भिन्न कलर के, कोई व्हाइट था तो कोई रेड था। तो ये भिन्न भिन्न कलर के इसके पुष्प थे। और क्या थे, तो इसमें स्वपरागन और परपरागन दोनों हो सकते हैं। सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकते हैं और क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकते हैं। और क्या थे, तो ये 7 जोड़े विकल्पी लक्षण थे। इस मटर के पौधे में 7 जोड़े विकल्पी लक्षण थे। कितना जोड़े, 7 जोड़े विकल्पी लक्षण, 7 जोड़े विकल्पी लक्षण उपस्थित थे। क्या थे, 7 जोड़े विकल्पी लक्षण इसमें उपस्थित थे। यही कारण से मेंडल साहब ने किस पौधे का चयन किया, तो मटर के पौधे का चयन किया। क्यों चयन किया, तो ये सब गुण मटर के पौधे में पाए जाते थे, इसीलिए मेंडल साहब ने मटर के पौधे का चयन किया था। अगला एक और क्वेश्चन बन जाता है, मेंडल के सफलता के क्या कारण है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के सफलता के क्या कारण है, क्या कारण है, यानी मेंडल के सफलता के क्या कारण है। मेंडल साहब जो इस मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे और ये जो सफल हुए, इसके पीछे क्या कारण, क्या राज छुपा हुआ था। तो इसके पीछे देखिए, हम इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, मेंडल के सफलता के निम्नलिखित कारण थे। मेंडल के सफलता के निम्नलिखित कारण थे। अब रोमन नंबर 1 2 3 करके आप लोग इनको लिख लीजिए। क्या था, तो इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण को वंशागति का अध्ययन किया। मतलब इन्होंने क्या किए थे, तो एक समय में एक ही लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया। इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया। क्या क्या था, इन्होंने
एक समय में एक ही लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया था। किसने? मेंडल साहब ने। और क्या किए थे मेंडल साहब अपने प्रयोग में इकट्ठे, मतलब इनका जो प्रयोग था उसमें इकट्ठा किए, अपने प्रयोगों में इकट्ठे किए गए आंकड़े पर पूरा रिकॉर्ड बनाया। पूरा मतलब रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड तैयार किया, एक बुक टाइप से रिकॉर्ड बना लिया, और उस रिकॉर्ड को इन्होंने बार बार पढ़ा, बार बार स्टडी किया, बार बार अध्ययन किया उस रिकॉर्ड को, समझे। तो ये भी थे दूसरा नंबर। तीसरा नंबर में लिख देंगे अपने प्रयोग का दूसरा, तीसरा एवं आगे पीढ़ियों तक इन्होंने अध्ययन किया। यानी इस प्रयोग को इन्होंने बार बार दोहरा करके दूसरा F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी तक ले गया इन्होंने प्रयोग को। और क्या किए थे मेंडल साहब? तो जानिए, मेंडल साहब ऐसे पौधे को चुना जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे। मेंडल साहब ने ऐसे पौधे का चयन किया जो आनुवांशिक रूप से क्या थे? शुद्ध थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो आप लोग क्या कीजिए, इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि नोट बनाने में आप लोग को आसानी हो। नेक्स्ट अपना लोग समझते हैं मेंडल साहब जो टर्म दिए थे, मेंडल साहब के कुछ टर्म है, उस टर्म को जानते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं जेनेटिक टर्म को। किसको समझते हैं? जेनेटिक टर्म। ये जेनेटिक टर्म क्या होती है? मेंडल साहब ने अपने प्रयोग में यूज किए थे इस टर्म को। इसी टर्म का नाम दिया अपना लोग जेनेटिक टर्म। ये टर्म को का मतलब समझना, मीनिंग समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यदि आप इस टर्म का मीनिंग्स को नहीं समझते हैं तो आप यह चैप्टर को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए, पहला जो ये जेनेटिक टर्म है वो है एलील। क्या है? एलील। अब ये एलील क्या होती है तो जानिए, जो किसी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाएगा ना, उसको कहेंगे एलील। क्या कहेंगे? एलील। यानी एलील है क्या? तो एलील लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने का काम करेंगे, उसको कहेंगे एलील। इट मीन्स ये जब हम पूरा इसका विश्लेषण करते हैं तो एलील कहाँ पाए जाएंगे? तो डीएनए पर। कहाँ पाए जाएंगे एलील? तो ये पाए जाएंगे आपको डीएनए पर। क्या पे पाए जाएंगे? डीएनए। और डीएनए कहाँ होते हैं? तो आप लोग जानते हैं डीएनए होते हैं गुणसूत्र पर। कहाँ होते हैं? गुणसूत्र पर। गुणसूत्र के ऊपर होते हैं डीएनए। वही डीएनए क्या करेगा? तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी गुण को ले जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। अब देखिए, दूसरा है आपको जीन। क्या है? जीन समझने के लिए जीन और एलील में कोई खास का अंतर नहीं है। जीन क्या है? तो जीन भी किसी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ले जाते हैं। लेकिन जीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, ये साइंटिस्ट का नाम था जॉनसन। जॉनसन साहब ने जीन शब्द का पहला प्रयोग किया था। साइंटिस्ट का क्या नाम था? जॉनसन। जॉनसन ने किस टर्म दिया? जीन शब्द का प्रयोग किया। अगला है अपना लोग को पढ़ने के लिए, अगला क्या है पढ़ने के लिए? देखिए, कारक, फैक्टर के कारण वह लक्षण जो जीन के प्रभाव के कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं, वह लक्षण जो जीन के प्रभाव के कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं, उसको अपना लोग क्या कहेंगे? कारक कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? कारक किसको कहते हैं? जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं कारक। ये कारक शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया था वो था मेंडल। क्या था? मेंडल। मेंडल साहब ने कारक का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? कारक का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, देखते हैं समयुग्मजी। क्या है? समयुग्मजी। अब ये समयुग्मजी क्या है? तो समझिए, जीन के समान जोड़े को समयुग्मजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंने क्या बोला? ध्यान दीजिए, जीन के समान जोड़े को समयुग्मजी कहा जाता है। अब ये जीन के समान जोड़े क्या होंगे? तो समझिए, जैसे समयुग्मजी का एग्जांपल आ जाएगा टी। ये टी और टी, कैपिटल टी, ये जीन के समान जोड़े हैं। इसी प्रकार स्मॉल टी, ये जीन के समान जोड़े हैं। इसी प्रकार आर, ये जीन के समान जोड़े हैं। स्मॉल आर, ये जीन के समान जोड़े हैं। तो जीन के समान जोड़े को समयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन के समान जोड़े को समयुग्मजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी। अब ये विषम युग्मजी क्या होता है? तो समझिए,
जीन के असमान जोड़े को, जीन के असमान जोड़े को विषम युग्मजी कहते हैं। अब जीन के असमान जोड़े क्या होंगे तो इनको समझिए जरा सा। ये देखिए कैपिटल टी अगर यदि हम लेंगे, इसके साथ अगर यदि हम ले लिए स्मॉल टी, तो ये जीन के असमान जोड़े हो गए। इसी प्रकार से अगर यदि हम कैपिटल आर लिए, इसके साथ ले लिए हम स्मॉल आर, ये जीन के असमान जोड़े, जीन के असमान जोड़े, ये लंबा ये नाटा, ये लंबा ये, मतलब इस तरह से ये जीन का असमान जोड़ा है। इस तरह से आर लिए और ये कैपिटल आर जब ले लिए तो ये भी जीन के असमान जोड़े। अब इस तरह से एक्स लिए और वाई लिए, ये भी जीन के असमान जोड़े। मतलब जीन के असमान जोड़े को विषम युग्मजी कहते हैं और जीन के समान जोड़े को समयुग्मजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपना लोग को। नेक्स्ट है प्रभावी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभावी कैरेक्टर्स, प्रभावी लक्षण। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, प्रभावी एक अप्रभावी। तो ये प्रभावी क्या होते हैं तो इनको समझिए। वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में उभरकर सामने आता है, वे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में उभरकर सामने आता है और अपने से कमजोर जीन को दबा देता है, उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण। क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। मतलब जो पहले पीढ़ी में उभरकर सामने आएगा, अपने से कमजोर जीन को दबा देगा, उसको क्या कहेंगे? प्रभावी कहेंगे। जैसे समझिए, प्रभावी कहने का मतलब ये हुआ कि और इसको भी समझ लीजिए अप्रभावी, तब दोनों का हम एग्जाम्पल दे देंगे एक ही साथ। अप्रभावी किसे कहते हैं ये बात जानिए। वे लक्षण जो छिपा हुआ रहता है, वे लक्षण जो छिपा हुआ रहता है लेकिन किसी न किसी पीढ़ी में वह उभरकर सामने आता है, उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मतलब छिपी हुई लक्षण किसी न किसी पीढ़ी में जब उभरकर सामने आ जाते हैं तो उनको कहते हैं अप्रभावी लक्षण। ऐसे समझ लीजिए प्रभावी और अप्रभावी को। जैसे आप लोग एक कहानी सुनिए। एक बिल्ली है, क्या है? बिल्ली है और एक है चूहा। क्या है? चूहा। चूहा आप लोग जानते हैं बिल्ली को जैसे ही चूहा देखेगा, चूहा कहाँ भाग जाएगा? छिप जाएगा, बिल में चले जाएगा। यानी चूहा को जैसे ये बिल्ली को चूहा देखा, चूहा गायब हो जाएगा, गुम हो जाएगा। इट मीन्स ये कहाँ चला गया? तो ये छिप गया। तो ये हो गया अप्रभावी और बिल्ली हो गया प्रभावी। प्रभावी मतलब कि जो अपना प्रभाव दिखाएगा। अप्रभावी मतलब जो छिप जाएगा, जो छिप जाएगा उसे क्या कहेंगे? अप्रभावी कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रभावी कहेंगे। प्रभावी मतलब उभर कर सामने आएगा, अप्रभावी मतलब छिपा हुआ रहेगा। अब अगला देखते हैं। अगला है अपना लोग को जीनोटाइप। क्या है? जीनोटाइप। क्या है? जीनोटाइप। ये जीनोटाइप समझ लेते हैं क्या है। तो जीन की आंतरिक संरचना को दर्शाने वाले कारक जीनोटाइप कहलाते हैं। जीन की आंतरिक रचना को दर्शाने वाले कारक जीनोटाइप, यानी जीन के ये अंदर के रचना को दिखाएंगे तो इसको क्या कहेंगे अपना लोग? जीनोटाइप कहेंगे। जैसे इसको समझिए, जीनोटाइप में जैसे हम युग्मक ले लेते हैं, युग्मक ले लेते हैं, युग्मक ले लिए हैं टी। क्या ले लिए हैं? टी। अब यहाँ पे इनका जो हम क्रॉस एक और युग्मक ले लेते हैं, यहाँ पे युग्मक ले लेते हैं स्मॉल टी। क्या ले लेते हैं? स्मॉल टी। और इसको क्या करते हैं तो क्रॉस करा देते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस करा देते हैं। देखते हैं क्या परिणाम आता है। तो ये टी टी, तो यहाँ पे भी लेंगे टी और यहाँ पे भी लेंगे टी। तो इस तरह से अपना लोग देखते हैं क्रॉस करा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? टी और टी। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? टी और स्मॉल टी। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? ये टी मिलेंगे तो टी और स्मॉल टी। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? देखिए ये टी और ये टी मिलेंगे तो स्मॉल टी विथ स्मॉल टी। यानी कि देखिए अगर यदि हम देखते हैं इसके आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं तो ये देखिए ये लंबा है। ये क्या है? लंबा। ये टी को लंबा से सूचित किए थे, इसको नाटा से। तो ये लंबा है, ये लंबा आ गया। और ये लंबा नाटा इसमें दोनों आया, लंबा और नाटा दोनों आया। इसमें देखिए लंबा और नाटा दोनों आया। इसमें क्या आया? सिर्फ नाटा आया। तो ये अंदर की संरचना है। किसकी संरचना? जीन की अंदर की संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। अब देखते हैं नेक्स्ट
फिनोटाइप को। किसको? फिनोटाइप। फिनोटाइप के बारे में कह रहा है कि ये जो है ना जीन के वाह्य संरचना को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जीन के वाह्य संरचना को दर्शाने वाले कारक को हम फिनोटाइप कहते हैं। तो देखिए फिनोटाइप क्या होती है, तो इसको देखिए, तो इसी में हम फिनोटाइप निकालते हैं। तो देखिए ये लंबा है और ये नाटा लंबा दोनों है, तो ये नाटा का अधिक गुण है। इसमें देखिए टी आया है, फिर क्या आया है, तो टी और टी आया, फिर क्या आया, टी और टी आया। तो देखिए हम बताए थे कि जब बिल्ली और चूहा होगा तो बिल्ली अपना प्रभाव दिखाएगा, चूहा छिप जाएगा। तो ये सारा का सारा हो गया प्रभावी। क्या हो गया? प्रभावी। प्रभावी हो गया, प्रभावी मतलब। और ये जो स्मॉल टी है ये हो गया अप्रभावी। क्या हो गया? अप्रभावी। तो इसका जो जीनोटाइप फिनोटाइप आएगा वो फिनोटाइप, ये 3 को लंबा है, ये 3 को क्या है? लंबा है। तो इसका फिनोटाइप आ जाएगा 3:1। ये फिनोटाइप है। और जीनोटाइप क्या आएगा? ये देखिए 1:2। इसका जीनोटाइप क्या आएगा? इसका जो जीनोटाइप आएगा, जीनोटाइप आएगा वो आएगा 1:1:2। ये देखिए दोनों एक जैसा है, 2 अनुपात, ये एक जैसा है 2:1। ये हो गया इसका जीनोटाइप और ये हो गया इसका फिनोटाइप। फिनोटाइप बाहरी का लक्षण है, जबकि जीनोटाइप आंतरिक लक्षण है। जीनोटाइप फिनोटाइप खत्म। अब अगला जो अपना लोग का है वो है क्या है, तो है F1 पीढ़ी। क्या है? F1 पीढ़ी। अब यहाँ पे समझिए कि F1 पीढ़ी क्या होता है। F1 पीढ़ी का मतलब होता है फर्स्ट फिलियर जनरेशन। आज के बाद हम इसका बहुत यूज करेंगे। F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी। F1 और F2 पीढ़ी क्या होती है, तो इनको समझिए। यानी कि ये जो अपना लोग अभी क्रॉस कराया है ये है प्रथम पीढ़ी। ये क्या है? F1 पीढ़ी है। ये जो क्रॉस कराए हैं यही है F1 पीढ़ी। अब ये F1 पीढ़ी अपना लोग कहते किसको है? फर्स्ट फिलियर जनरेशन किसको कहते हैं? तो देखिए दो विभिन्न लक्षणों के संकर द्वारा बनने वाली पहली संरचना, 2 विभिन्न लक्षणों के संकर द्वारा बनने वाली पहली रचना को F1 पीढ़ी कहते हैं। या F2 पीढ़ी समझिए। 2 विभिन्न लक्षणों को जब F1 पीढ़ी से पुनः उसको परागण कराया जाता है या स्वपरागण कराया जाता है तो वो कहलाता है F2 पीढ़ी। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो प्राप्त हुआ है इसको जब हम फिर पॉलिनेशन करा दे तो ये कहलाएगा F2 पीढ़ी। क्या कहलाएगा? F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी क्लियर, F2 पीढ़ी क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है विपुषण। क्या है? विपुषण। ये विपुषण क्या होती है, तो ये होती है पुष्प में। किसमें होती है? पुष्प में। पुष्प के पुमंग से परागकोश, पुष्प के पुमंग से परागकोश विकसित होने से पहले जब इसको हम हटा देते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? विपुषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विपुषण। अब देखिए क्या है, अब है एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जीन के एक जोड़े लक्षण के बीच कराए गए क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जीन के एक जोड़े से देखिए ये टी, इसका हम क्रॉस कर दिए स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ से क्या निकला? टी, यहाँ से क्या निकला? स्मॉल टी, और ये जो दोनों जाकर के मिल गए तो मिल करके क्या बना? ये बना। इसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट समझते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस क्या होती है, तो जीन के 2 जोड़े लक्षण के बीच कराए गए क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जीन के 2 लक्षण, 2 जोड़े, जीन के 2 जोड़े के बीच कराए गए क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो अब 2 जोड़ा, जीन का 2 जोड़ा कैसे होगा, तो यहाँ पे हम ले लिए टी, क्या ले लिए? टी। यहाँ पे ये हो गया मोनोहाइब्रिड। चलिए डायहाइब्रिड को समझिए। टी, यहाँ पे ले लिए फिर आर। इसका हम क्रॉस करा दिए किसके साथ? स्मॉल टी और स्मॉल आर के साथ। तो यहाँ से देखिए गैमेट्स निकलेगा तो ये बन जाएगा टीआर। क्या बन जाएगा? टीआर। फिर यहाँ से जो गैमेट्स निकलेगा ये बन जाएगा टीआर। स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर। अब इसका क्या करेंगे, तो हम क्रॉस करेंगे। इसका क्या करेंगे? क्रॉस कैसे हम सूचित कर सकते हैं? अब जो इसका जब क्रॉस करेंगे तो यहाँ बन जाएगा टी आर,
PR, ये देखिए ये डायहाइब्रिड है। क्या है? डायहाइब्रिड। जीन के दो जोड़ा, ये अलग जोड़ा था, ये अलग जोड़ा था, ये अलग, ये अलग, दो जोड़ा मतलब 4 गो जीन, 4 जीन, तो दो जोड़े के बीच कराए गए क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस समझ गए? दो जोड़े के बीच कराए गए क्रॉस को डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। आगे अपना लोग समझेंगे, मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। नेक्स्ट अपना लोग है टेस्ट क्रॉस। क्या है? देखिए टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस क्या होती है तो इनको जानिए। प्रभावी गुणों वाले समयुग्मजित जनक के साथ F1 पीढ़ी में जब हम क्रॉस करते हैं तो ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस। F1 पीढ़ी में, किस पीढ़ी में? F1 मतलब फर्स्ट फिलियर जनरेशन। तो ये पूरा का पूरा जेनेटिक टर्म था। इस टर्म का मीनिंग्स आप लोग पूरा का पूरा समझे। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो डालेंगे ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप यू आप लोग पूरा का पूरा जेनेटिक्स ये टर्म को और जेनेटिक्स के मीनिंग्स को समझ पाए। नेक्स्ट मिलेंगे अपना लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।